डियर स्टूडेंट्स, आज हम बीएससी फाइनल के जूलॉजी विषय के पेपर सेकंड जेनेटिक्स एवं बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत लिंकेज एवं क्रॉसिंग ओवर टॉपिक पर चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम लिंकेज अर्थात सहलगनता की बात करेंगे। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको पता है कि शरीर का प्रत्येक लक्षण का निर्धारण एक जोड़ी फैक्टर जिसको कि मेंडल ने जीन्स कहा था उसके द्वारा होता है। अर्थात प्रत्येक लक्षण का निर्धारण एक जीन के दो एलील द्वारा होता है। ये जीन्स क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं और प्रत्येक जीन के दोनों विकल्प समजात गुणसूत्रों अर्थात होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, जो कि अलग अलग लक्षणों का निर्धारण करते हैं। मेंडल ने अपने इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम के अनुसार बताया था कि विभिन्न लक्षणों के जीन्स स्वतंत्र रूप से एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक अपव्यूहित होते हैं, जो कि बिना एक दूसरे के प्रभाव को दबाए बिना ही आगे अपवहित होते हैं। परंतु बाद में किए गए विभिन्न प्रकार के साइटोलॉजिकल एविडेंसेस से यह स्पष्ट हो गया है कि होमोलोगस क्रोमोसोम पर पाए जाने वाले विभिन्न लक्षणों के एलील्स स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित न होकर एक साथ ही वंशागत होते हैं, जिससे यह सिद्ध हो गया है कि मेंडल ने जो अपने जीवन में 7 लक्षणों का चयन किया था, उन सभी के एलील्स 7 डिफरेंट क्रोमोसोम पर पाए जाते हैं, क्योंकि मेंडल ने यह बताया था कि इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट नियम के अंतर्गत एक लक्षण का एलील दूसरे लक्षण के एलील को बिना प्रभावित किए ही स्वतंत्र रूप से अपव्यूहित होता है। तो अब हम लिंकेज की परिभाषा की चर्चा करेंगे। समजात गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स जो कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक एक साथ वंशागत होने की अक्षमता रखते हैं, लिंकेज कहलाते हैं। लिंक्ड जीन्स वे जीन्स जो कि समजात गुणसूत्र पर स्थित होते हैं तथा इकट्ठे ही वंशागत होते हैं, उन्हें लिंक्ड जीन्स अर्थात सहलग्नी जीन्स कहते हैं। अगली परिभाषा है लिंक्ड कैरेक्टर्स की। लिंक्ड जीन्स द्वारा जो लक्षण नियंत्रित होते हैं वे कैरेक्टर्स लिंक्ड कैरेक्टर्स कहलाते हैं। लिंकेज ग्रुप उपरोक्त सभी जीन्स अर्थात लिंक्ड जीन्स जो कि एक ही गुणसूत्र पर पाए जाते हैं वह एक समूह के रूप में ऑर्गेनाइज्ड रहते हैं या संगठित रहते हैं और इस संगठन को लिंकेज ग्रुप कहते हैं। प्राणियों में लिंकेज ग्रुप की संख्या गुणसूत्र के पेयर की संख्या के बराबर होती है। जैसे कि आपको पता है कि मनुष्य में 46 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात लिंकेज ग्रुप की संख्या 23 होती है। ड्रोसोफिला में 8 क्रोमोसोम पाए जाते हैं, अर्थात इनमें लिंकेज ग्रुप 4 होते हैं। जैसा कि टेबल में दिखाया गया है, पी अर्थात मटर में क्रोमोसोम की संख्या 14 एवं लिंकेज ग्रुप 7, रैट में क्रोमोसोम की संख्या 42 एवं लिंकेज ग्रुप की संख्या 21 तथा डॉग में क्रोमोसोम की संख्या 78 और लिंकेज ग्रुप की संख्या 39 होती है। अब हम लिंकेज के इतिहास के बारे में चर्चा करेंगे। अगर हम लिंकेज के इतिहास के बारे में बात करते हैं तो इसके संबंध में अलग अलग वैज्ञानिकों ने अपनी अपनी परिकल्पनाएं अर्थात अवधारणाएं दी, जिनमें 3 अवधारणाएं प्रमुख हैं। सर्वप्रथम
पहली धारणा सट्टन हाइपोथेसिस। यह धारणा 1900 में प्रस्तुत की गई थी। इसके अनुसार एक ही गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स एक साथ एक अगली पीढ़ी में वंशागत होते हैं, परंतु सट्टन ने अपनी बात को एक्सपेरिमेंटल तौर पर व्यक्त करने में असमर्थ रहा, इसलिए इस अवधारणा को कोई मान्यता नहीं मिली। दूसरी है कपलिंग एवं रिपल्शन हाइपोथेसिस। यह हाइपोथेसिस बेटसन तथा पन्नेट ने 1906 में दी। इसके अंतर्गत उन्होंने स्वीट मटर, स्वीट पी लेथाइरस ओडोरेटस पर एक्सपेरिमेंट किए। उन्होंने पहले एक्सपेरिमेंट के दौरान स्वीट पी के दो प्लांट्स के बीच में क्रॉस करवाया, जिसमें पहला प्लांट में ब्लू फ्लावर एवं लॉन्ग पोलन ग्रेन जिसे क्रमशः कैपिटल बी, कैपिटल एल से नियोजित किया गया। दूसरा प्लांट स्मॉल बी, स्मॉल एल जो कि लाल फूलों एवं राउंड पोलन ग्रेन वाला प्लांट था। जब इन दोनों प्लांट के बीज आपस में क्रॉस करवाया गया तो इसमें कैपिटल बी, कैपिटल एल गैमीट का स्मॉल बी, स्मॉल एल से क्रॉस करवाया तो F1 जनरेशन में हाइब्रिड प्लांट उत्पन्न हुए जो कि ब्लू फ्लावर एवं लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्लांट्स थे, जो कि जीनोटिपिकली डिफरेंट प्रकार के थे। जब इस F1 पीढ़ी के हाइब्रिड अर्थात ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन वाले प्लांट का क्रॉस P1 रिसेसिव अर्थात रेड फ्लावर एवं राउंड पोलन ग्रेन वाले प्लांट से क्रॉस करवाया तो F2 जनरेशन में निम्न 4 प्रकार के प्लांट निम्न अनुपात में प्राप्त हुए। नंबर 1 ब्लू फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन जो कि 7 की संख्या में थे, ब्लू फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन जो कि 1 की संख्या में थे, रेड फ्लावर लॉन्ग पोलन ग्रेन जो कि 1 की संख्या में थे तथा रेड फ्लावर राउंड पोलन ग्रेन जो कि 7 की संख्या में थे। अर्थात यह अनुपात 7:1:1:7 के क्रम में प्राप्त होता है, परंतु यह वास्तविक अनुपात 1:1:1 से भिन्न होता है, जिस कारण बेटसन एंड पन्नेट ने निष्कर्ष निकाला कि पेरेंट्स के एलील की गैमीट्स में एक साथ वंशागत होने की प्रवृत्ति होती है। इस प्रवृत्ति को कपलिंग प्रवृत्ति अर्थात युग्मन प्रवृत्ति कहते हैं। परंतु बेटसन ने इसी प्रकार पेरेंट्स के एलील की अलग अलग या स्वतंत्र रूप से वंशागत होने की भी अक्षमता होती है, जिसे कि रिपल्शन अर्थात प्रतिकर्षण कहा। परंतु बेटसन एवं पन्नेट इस संबंध में कोई प्रमाण नहीं दे पाए, इसलिए इस थ्योरी को भी किसी प्रकार की मान्यता नहीं प्राप्त हुई। इसके बाद 1910 में थर्ड अवधारणा का प्रतिपादन मॉर्गन द्वारा किया गया। इसे टी.एच. मॉर्गन कंसेप्ट ऑफ लिंकेज भी
कहते हैं। मॉर्गन ने बताया कि कपलिंग तथा रिपल्शन एक ही घटना के दो पहलू होते हैं, जो कि कपलिंग की क्रिया को प्रदर्शित करते हैं। वे एलील सेम गुणसूत्र पर पाए जाते हैं, और जबकि रिपल्शन की क्रिया को प्रदर्शित करने वाले जीन्स दो अलग अलग होमोलोगस क्रोमोसोम पर अर्थात नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम पर स्थित होते हैं। टाइप्स ऑफ लिंकेज, यह दो प्रकार की होती है, कंप्लीट लिंकेज एवं इनकम्प्लीट लिंकेज। नंबर 1, कंप्लीट लिंकेज। जब समान गुणसूत्र पर पाए जाने वाले जीन्स जब दो या दो से अधिक जनरेशन तक इकट्ठे वंशागत होते हैं तो इस प्रकार की लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज कहते हैं। अर्थात जब लक्षण कई जनरेशन तक एक ही समान रूप से अपव्यूहित होते हैं तो ऐसी लिंकेज को कंप्लीट लिंकेज या पूर्ण संलग्नता कहते हैं। इसकी उदाहरण निम्न क्रॉस में दर्शाएगी। जैसा कि इस क्रॉस में P1 पेरेंट के रूप में ग्रे बॉडी एवं लॉन्ग विंग वाली मेल ड्रोसोफिला का क्रॉस ब्लैक बॉडी एवं वेस्टिजियल विंग वाली ड्रोसोफिला फीमेल ड्रोसोफिला से क्रॉस करवाते हैं तो F1 पीढ़ी में F1 हाइब्रिड अर्थात कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल L स्मॉल l वाली ड्रोसोफिला उत्पन्न होती हैं, जो कि हाइब्रिड होती हैं, परंतु यह डोमिनेंट प्रकृति की होती हैं, अर्थात इनमें ग्रे बॉडी एवं लॉन्ग विंग वाले लक्षण पाए जाते हैं। जब इस F1 हाइब्रिड अर्थात कैपिटल G स्मॉल g कैपिटल L स्मॉल l का टेस्ट क्रॉस होमोजाइगस रिसेसिव पेरेंट्स अर्थात ब्लैक बॉडी एवं वेस्टिजियल विंग वाली फीमेल ड्रोसोफिला से क्रॉस करवाया जाता है तो F2 पीढ़ी में दो प्रकार की मक्खियां ड्रोसोफिला मक्खियां उत्पन्न होती हैं, जिनमें 50% लॉन्ग बॉडी विंग एवं ब्लैक बॉडी वाली जिसमें 50% ग्रे बॉडी तथा लॉन्ग विंग वाली एवं 50% ब्लैक बॉडी एवं वेस्टिजियल विंग वाली मक्खियां उत्पन्न होती हैं। यह परिणाम अर्थात यह रिजल्ट यह सिद्ध करता है कि ग्रे बॉडी कलर एवं लॉन्ग विंग के लक्षण इकट्ठे ही वंशागत होते हैं और इसी प्रकार ब्लैक बॉडी एवं वेस्टिजियल विंग वाले लक्षण दोनों ही इकट्ठे अगली पीढ़ी तक अपव्यूहित होते हैं। इस प्रकार बॉडी कलर का एलील तथा विंग शेप के एलील एक ही प्रकार से लिंक्ड जीन्स अर्थात लिंकेज ग्रुप के समान क्रिया प्रदर्शित करते हैं और इसे ही लिंकेज कहा जाता है। सेकंड है इनकम्प्लीट लिंकेज, जो कि हम कल की इस टॉपिक पर चर्चा करेंगे। थैंक यू वेरी मच।